आज 14 अप्रैल है और आज कुछ खास दिन है, तो आज हम जानते हैं इस खास दिन के बारे में। आज 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि भारत के संविधान के निर्माता हैं, उनका जन्म दिवस है। तो आइए आज जानते हैं हम इनके बारे में कुछ, क्योंकि इनके बारे में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एन अनसंग हीरो ऑफ मॉडर्न इंडिया। मैंने इनको अनसंग हीरो ऑफ मॉडर्न इंडिया इसलिए कहा है क्योंकि हम जब भी मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं कि मॉडर्न इंडिया के फोर फादर्स कौन कौन है, तो हमें अधिकतर नाम महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कुछ नेताओं का नाम ही सुनने में मिलता है, परंतु हम इनके योगदान को अक्सर भूल जाते हैं। इसलिए आज हम जानेंगे कि इनके योगदान क्या हैं। दलितों के नेताओं से बढ़कर भी नेता हैं। आइए अब हम जानते हैं इनके बारे में। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में हुआ था, और महू को वर्तमान में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। इसका पुराना नाम महू था। इनकी मृत्यु हुई थी 16 दिसंबर 1956 को दिल्ली के अंदर, और ये डायबिटीज़ के पेशेंट थे, इसलिए धीरे धीरे इनकी 8-9 साल से इनकी तबीयत ख़राब चल रही थी, तो इनका फिर परिनिर्वाण हुआ 16 दिसंबर 1956 को। इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल है, और ये ब्रिटिश भारतीय सेना के अंदर सूबेदार पद के ऊपर थे, और इनकी माँ का नाम भीमाबाई है। इनकी माँ एक सामान्य गृहिणी थी। इनकी स्कूलिंग देखे थे हम, सरकारी स्कूल सतारा से हुई थी शुरू में, और फिर इन्होंने 10वीं पास करी थी एल्फिंस्टन हाई स्कूल बॉम्बे से, और यहीं एल्फिंस्टन कॉलेज से इन्होंने बीए किया था। उसके बाद में ये एमए करने के लिए बड़ौदा के जो राजा हैं, गायकवाड़ राजा, उन्होंने जो भी प्रतियोगी छात्र थे उनके लिए एक योजना चला रखी थी कि वो उनको अपने खर्चे के ऊपर बाहर पढ़ने के लिए भेजते थे अच्छे अच्छे कॉलेजों के अंदर। उनके अंदर इनका भी चयन हुआ था, और उसके द्वारा इनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के अंदर भेजा गया था। तो वहाँ पर इन्होंने एमए किया, पीएचडी किया। उसके बाद में इन्होंने लॉ भी कर रखी है ग्रेस इन फॉर लॉ कॉलेज से, वहाँ पर इनको बैरिस्टर की डिग्री मिली। उसके बाद में इन्होंने इकोनॉमिक्स के अंदर काफ़ी पढ़ाई करी है। इन्होंने जो इकोनॉमिक्स का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय माना जाता है विश्व के अंदर वर्तमान में भी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ से इन्होंने एमए किया है, और कई भिन्न भिन्न विषयों के ऊपर इन्होंने एमए किया है, और उसके अंदर पीएचडी भी करी है। आइए हम जानते हैं इनके बारे में। लेबर लीडर बोले तो श्रम नेता। कई लोग जानते नहीं हैं कि इन्होंने श्रमिकों के लिए भी काफ़ी काम किया है, और ये काम इन्होंने अधिकतर अंग्रेज़ों के समय में वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग के अंदर मेंबर रहते हुए किया। हम जानते हैं इन्होंने क्या क्या किया। इन्होंने सबसे पहले जो काम करने के घंटे थे उनको पहले आज़ादी के टाइम पे के पहले भी और वर्तमान में भी कई जगह पे 12 घंटे काम करवाते थे, उनको चेंज करके इन्होंने 8 घंटे किया, और ये 8 घंटे किया इन्होंने इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस 27 नवंबर 1942 को। तो आप जान सकते हैं कि 1942 मतलब भारत उस समय आज़ाद नहीं हुआ था, और ये वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे उस टाइम पे। और इन्होंने उसी समय इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स इन इंडस्ट्रियल वर्क ये कर दिया था एज ए लेबर मिनिस्टर इन वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और इन्होंने एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम इंट्रोड्यूस करी थी, जिसको आजकल हम ईएसआईसी के नाम से जानते हैं। जो भी राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर जो कर्मचारी रहते हैं उनके लिए ईएसआईसी की स्कीम रहती है। अगर वो कभी भी बीमार पड़ते हैं तो उनको रियायती दरों के ऊपर अच्छे अस्पतालों में उपचार दिया जाता है सरकार के द्वारा। मतलब जो भी उनको इंसेंटिव या फिर बोलते हैं सब्सिडी जो दी जाएगी वो सरकार दे देती है, जो भी उनका खर्चा रहता है उसके अंदर। तो ये भी इसी स्कीम की शुरुआत भी बी आर अम्बेडकर ने अपने समय में कर ही दी थी। और फिर जो वर्तमान में हम देखते हैं कि जो भी हम बड़े बड़े शहरों के अंदर रहते हैं, टायर 1 सिटी के अंदर, टायर 2 सिटी के अंदर, तो हमको उस हिसाब से डियरेंस अलाउंस मिलता है। यानी कि खर्चा मतलब वहाँ पे कितनी महंगाई है, उस डियरेंस अलाउंस को हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। और उस वर्तमान में हमें लीव बेनिफिट भी मिलते हैं, यानी कि हमारे 365 दिन 1 साल की पूरी नौकरी है, तो उसके अंदर हमें कम से कम केंद्रीय स्तर पर तो ऐसा देखा जाता है कि 30 दिन की छुट्टी मिलती है और राज्य स्तर पर ये अलग अलग है, इसको लीव बेनिफिट बोलते हैं। और रिवीजन ऑफ स्केल पे ये क्या होता है, जैसे वर्तमान में हम देखते हैं कि 6वां वेतन आयोग 7वां वेतन आयोग लग गया, और उससे फिर क्या नाम है जो स्केल पे रहती है वो हर थोड़ा थोड़ा उनका वेतन की वृद्धि होती है। ये भी उस समय इन्होंने लागू कर दिया था, और ये एशिया के अंदर पहला भारत ऐसा देश था जिन्होंने ये सब चीज़ें लागू करी थी, डियर अलाउंस, लीव बेनिफिट और रिवीजन ऑफ स्केल पे। और इन्होंने जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे उनकी मतलब उत्पादकता कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए इन्होंने उस समय उनके हेल्थ केयर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, और मैटरनिटी लीव, जो महिलाएं वहाँ पर काम करती थी उनको मैटरनिटी लीव दी जाए, और जो वहाँ पर वर्कर हैं उनकी
स्किल के लिए ट्रेनिंग दी जाए ताकि उनकी उत्पादकता बढ़े और वो अधिक उत्पादन कर सकें, सही मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ। और इन्होंने एक काउंसिल भी लेबर्स के लिए, लेबर में श्रमिक के लिए सेटअप करी 1942 में, जिसको बोलते हैं ट्राइपेरियट लेबर काउंसिल सेफगार्ड। और ये इन्होंने किस लिए स्थापित करी है? टू सेफ गार्ड सोशल सिक्योरिटी फॉर द वर्कर्स। सोशल सिक्योरिटी बोले तो हम कह सकते हैं कि जो इंश्योरेंस रहता है, बीमा का, एक तो जीवन बीमा रहता है, और अगर कोई वर्कर किसी जोखिम वाले काम में काम करता है तो वहाँ पर उसका अलग से बीमा रहता है, तो ये उसके लिए है। और मिनिमम वेजेस एक्ट, जिसको हम न्यूनतम वेतन कानून बोलते हैं, ये भी उन्होंने आज़ादी से पहले ही लागू कर दिया था। और इनकी वजह से ही एम्प्लॉय एक्सचेंज भी कई कई जगह स्थापित है भारत के अंदर। इसके अंदर ऐसा होता है कि आप रजिस्टर करवा दीजिए स्वयं के लिए, और किसी को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो एम्प्लॉय एक्सचेंज के वहाँ से कांटेक्ट करेंगे और फिर आपको वहाँ से बुलावा दिया जाएगा कि उनको कि इस काम के लिए आपकी योग्यता के अनुसार उनको आपके काम की ज़रूरत है, तो आप जाइए और वहाँ पर सेवा दीजिए। तो ये भी हमें कई बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलते हैं। और जैसे आप ट्रेड यूनियंस देखेंगे तो उनको सबसे पहले ट्रेड यूनियंस को जो रिकॉग्नाइज़ किया था वो इंडियन ट्रेड यूनियन बिल 1946 के द्वारा रिकॉग्नाइज़ किया गया था। उसको भी B.R. अम्बेडकर ने लागू किया था। और जो भी ट्रेड यूनियंस रहते हैं जिसके अंदर मिल के अंदर वर्कर्स रहते हैं, उनकी कभी कभी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो उसको जो स्ट्राइक करते हैं वो उसको भी उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया था। राइट टू स्ट्राइक रिकॉग्नाइज एज ए फंडामेंटल राइट। और हम जानते हैं कि आर्टिकल 19 के अंदर हमें शांतिपूर्ण तरीके से स्ट्राइक या आंदोलन करने का अधिकार है, वो भी इसी से आता है हमारे संविधान के अंतर्गत। फिर हम देखते हैं कि इन्होंने महिलाओं के लिए क्या काम किया। अधिकतर हम लोग ये सोचते रहते हैं कि अम्बेडकर ने दलितों और पिछड़ों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए कुछ काम नहीं किया। और जो भी ये सोचते हैं कि महिलाओं के लिए काम किया तो वो भी पिछड़े हुए वर्ग की महिलाओं के लिए काम किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने उच्च वर्ण की जो सवर्ण महिलाएं उनके लिए भी काफ़ी काम किया। हम देखते हैं सबसे पहले उन्होंने क्या किया। इन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात जब पहली बार संसद बैठी थी तो इन्होंने हिंदू कोड बिल लाए थे, ये 1948 के अंदर। उसके अंदर कई सारी चीज़ें थी, परंतु इसका काफ़ी विरोध किया गया हिंदू नेताओं के द्वारा, और कांग्रेस का पूर्ण बहुमत होते हुए भी ये बिल पास नहीं हो पाया। इस बिल ये मुख्य कारण है। इससे नाराज़ होकर इन्होंने अपनी सदस्यता का इस्तीफ़ा दे दिया था संसद से कि मैं इस सदस्य नहीं हूँ। और भी कई कारण थे, पर ये एक प्रमुख कारण है। तो हिंदू कोड बिल के अंदर अगर देखिए हिंदू महिलाओं की जो स्थिति में कैसे सुधार आया। और इस बिल को, हिंदू कोड बिल को, बाद में जवाहरलाल नेहरू ने 4 भागों में तोड़कर पास करवाया। तो हम देखते हैं कैसे। हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ऐसा है कि आप शादीशुदा रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर आप किसी एक से शादी कर रखी है तो आप उससे, मतलब उसकी अनुमति के बिना या फिर उससे तलाक लिए बिना आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर आपको दूसरी शादी करनी है, अगर आप हिंदू हैं, दूसरी शादी करनी है तो आपको अपनी पहली बीवी से तलाक लेना पड़ेगा, और फिर जब जाके आप अपना दूसरी शादी कर पाएंगे। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। इसके अंदर ऐसा है कि कई बच्चे अनाथ रह जाते हैं या फिर उनके चाचा के साथ या मामा के साथ वो बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए। तो जो माइनर रहते हैं, उनके जो गार्जियन रहते हैं, उसके संबंध में ये कानून बनाया गया, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये कानून उन दंपतियों के लिए जिनका खुद के बच्चे पैदा नहीं हो पाते और वो दूसरे किसी को गोद लेना चाहते हैं, तो उनके अंदर ऐसा है कि आप बच्चे को गोद ले सकते हैं, ठीक है, उसके लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया है। और हम जो भी संस्था है वो समय समय पर आपके वहाँ पर देखने आएगी कि बच्चे की हालत कैसी है, आप उसको सही स्तर पर रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, उसका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, ये सब देखा जाता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिल है भारतीय महिलाओं के लिए, क्योंकि इस बिल के अंदर है क्या, पहले ये जान लेते हैं हम। इस बिल के अंदर ऐसा है कि अगर किसी दंपत्ति के अगर एक बेटी है, कोई बेटा नहीं है, तो उसकी संपत्ति उसकी बेटी को भी दी जा सकती है। इस कानून से पहले ऐसा नहीं होता था और इस कानून का काफ़ी विरोध भी हुआ था जब ये पास हुआ था। तो इसके अंदर ऐसा है अगर कोई लड़की केवल एकलौती पुत्री है कि किसी की, तो माता पिता की सारी संपत्ति उसको जा सकती है। इससे पहले ऐसा कानून नहीं था। तो उस दशा के अंदर ऐसा होता था कि जो भी संपत्ति रहती थी या तो रिश्तेदारों द्वारा लूट ली जाती थी, या फिर जो भी लड़की का पति है, मतलब जिसके माँ बाप मर चुके हैं, तो उसके पति को जाती है, यानी कि उसके पति को जाती थी, तो उसका अपनी पैतृक संपत्ति पर अधिकार नहीं रहता था। पर अब इस कानून के जरिए
लड़कियां भी अपनी संपत्ति के अंदर हक मांग सकती है यदि उसके भाई भी हैं दूसरे, उनको अगर उनके मम्मी पापा देना चाहते हैं, और अगर लड़की चाहती है कि वो खुद भी अगर खुद का हिस्सा मांगे तो वो ले सकती है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और और फिर देखिए आप इसके जो ये 3-4 कानून है, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, जिसको जिसको अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल कहा है। इसकी वजह से भारतीय महिलाओं हिंदू महिलाओं के अंदर कितनी विकास हुआ है। पहले क्या होता था कि अगर किसी को शादी करनी रहती थी आदमी को, तो वो अपने हिसाब से शादी कर लेता था, 4-5 ऐसा होता था। और आज हम देखेंगे कि वर्तमान में हमसे 1 पीढ़ी या 2 पीढ़ी पहले 2-2 शादियां आराम से हुई रहती है हिंदुओं की, तो उसके अंदर वो चीज़ नहीं रहती। जैसे वर्तमान में हम लोग आक्रोशित रहते हैं कि मुस्लिम लोग 2-2 शादी कैसे कर लेते हैं, 5-5 शादी कैसे कर लेते हैं। और जो तलाक का मामला है कि उनको जो तलाक दे दिया जाता है तो उनको मेंटेनेंस नहीं दिया जाता, तो इन सब चीज़ों को हिंदुओं के अंदर B.R. अम्बेडकर जी ने पहले ही सॉल्व कर लिया था। और फिर हम देखते हैं कि जो महिलाओं को जो कामकाजी महिलाएं उनके लिए अम्बेडकर जी ने क्या किया। अब इसके अंदर हम देखते हैं मैटरनिटी बेनिफिट फॉर वुमेन लेबर। जो भी कामकाजी महिलाएं अगर वो गर्भवती होती है तो उनको मातृत्व अवकाश दिया जाता है, जो वर्तमान में अब सरकारी से चालू होते हुए प्राइवेट कंपनियों में भी इसको माना जाता है। माइंस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जो भी महिलाएं माइंस के अंदर काम कर रही हैं उनको भी मैटरनिटी लीव दी जाती है। वुमेन्स एंड चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट, वुमेन लेबर वेलफेयर फंड, इसके अंदर ऐसा होता है कि जो भी सरकारी और प्राइवेट संस्थाएं जिसके अंदर महिलाएं काम कर रही हैं तो उनको एक अलग से फंड बना के रखना पड़ता है महिलाओं के लिए और उनके बच्चों के लिए। जैसे महिलाओं के लिए ऐसे कि जो भी उनको कार्यस्थल पर जो दिक्कतें आती है उन सब के लिए, ताकि वहाँ पे CCTV कैमरा लगाया जाए, गार्ड रखे जाएँ, ताकि उनको किसी तरह का कोई परेशानी ना आए। और चाइल्ड के लिए ऐसे अगर कोई महिलाएँ और जो गर्भवती थी पहले और अब उनके बच्चा हो गया तो अब वो काम पे आना चाहती है, तो उनके बच्चे के लिए खेलने की क्रैच की व्यवस्था की जाए। ये सब कुछ इस तरीके से अब हम आगे बढ़ेंगे। अब इन्होंने कुछ न्यूज़पेपर और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बनाई थी अपने रहते हुए। इनका सबसे पहला जो अखबार था, मैगज़ीन थी, वो मूक नायक था, 1920 में निकाला था मराठी भाषा के अंदर। उसके बाद में धीरे धीरे जब पैसों की कमी हुई तो मूक नायक बंद हो गया। उसके बाद में इन्होंने बहिष्कृत भारत नाम से अखबार चलाया, वो भी मराठी के अंदर 1927 के अंदर। और फिर इन्होंने प्रबुद्ध भारत नाम से अखबार चलाया 1956 के अंदर, अपने मरने से कुछ महीनों पहले। और अम्बेडकर जी ने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी स्थापित करी, जिसको उस समय में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया कहते थे, और ये 1936 में स्थापित की गई थी। और इसको वर्तमान समय में रिवॉल्यूशन पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए एक सोसाइटी या फिर क्या बोलते हैं संघ स्थापित किया, जिसको डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी और शेड्यूल्ड क्लास कास्ट फेडरेशन स्थापित किया है। इनके माध्यम से ये उनके अंदर जागरूकता और राजनीतिक चेतना का विस्तार करते थे। अब हम जानेंगे इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी है। अम्बेडकर जी ने काफ़ी बुक लिखी है, क्योंकि काफ़ी पढ़े लिखे थे, अलग अलग जगह पढ़े थे। इनको केवल कानून और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का ही ज्ञान था, इनको अन्य चीज़ों का भी ज्ञान था। तो हम देखते हैं कि इन्होंने जिनकी सबसे फेवरेट बुक है जिसके बारे में हर कोई जानता है, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, 1923 में लिखी थी। और इस किताब के प्रिंसिपल्स के आधार पर ही RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाउंड किया गया था, जो 1935 में फाउंड किया गया था। और जो ये RBI फाउंड किया गया था, इसका पहले जो कमीशन था उसका नाम था हिल्टर यंग कमीशन। उसके प्रस्तावों के आधार पर इसको स्थापित किया गया था। और इसके प्रस्तावकों के अंदर जो कमेटी थी उसके अंदर अम्बेडकर जी भी थे। और ये जो बुक है द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, इसका काफ़ी योगदान है। इसके फाउंडेशन प्रिंसिपल, इसके RBI के फाउंडेशन प्रिंसिपल इस बुक के आधार पर ही लिए हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये इन्होंने 1936 में लिखी। इसके अंदर इन्होंने जातियाँ कैसे बनी है भारत के अंदर, और कैसे एक दूसरे को वर्ण व्यवस्था के अंदर लाए गए हैं जातियों को, और फिर कैसे कैसे दमन किया गया एक दूसरे का, वो सब बताया गया है। और इनकी एक किताब है रनाडे, गांधी एंड जिन्ना, जो इन्होंने 1943 में लिखी। और इन्होंने थॉट्स ऑन पाकिस्तान 1946 में लिखी, जो इन्होंने पाकिस्तान के बारे में लिखे कि पाकिस्तान बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, इनको क्या लगता था, वो सब इन्होंने थॉट्स ऑफ पाकिस्तान में लिखे। और फिर इन्होंने लिखा है हु वर शूद्राज, इनके शूद्र कौन है, कैसे पैदा हुए वो। जब ईश्वर एक है और ईश्वर ने सबको बनाया है, तो फिर इतना डिफ्रेंशिएट कैसे हो गया कि वो जो एक ट्रायंगुलर सोसाइटी बन गई जिसके अंदर शूद्र सबसे नीचे हैं, वो इन्होंने बताया कि कैसे शूद्र पैदा हुए। और फिर इन्होंने बुक लिखी है स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़। इसके अंदर इन्होंने विभिन्न राज्यों के अंदर जो विभिन्न
अल्पसंख्यक हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जातियों के, उनके बारे में लिखा है 1947। और फिर इन्होंने बुक लिखी है द अनटचेबल्स, यानी कि अछूत लोग, कि वो लोग अछूत कैसे बन गए और क्या कारण है उसके बनने के, और कब तक ये लोग बने रहेंगे, जब तक कब इनमें चेतना आएगी। और फिर इन्होंने लिखा है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, 1945 में लिखी। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के अंदर भाषाई आंदोलन काफ़ी चले, दक्षिण से लेकर, और अब वर्तमान में उत्तर भारत में भी चल रहे हैं, और दक्षिण भारत के अंदर भाषाई आधार पर राज्य भी बने। तो ये उन्होंने उसके ऊपर बुक लिखी है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स 1945। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि भारत के अंदर सबसे पहला भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था, और वहाँ पर आंदोलन चला था श्री राम पोटल्लू ने, क्योंकि ये छुआछूत वाले दलित समाज से आते थे और इनको अनटचेबल माना गया अम्बेडकर को। तो इन्होंने ऐसा माना कि ऐसा कहा कि पैदा होने के ऊपर तो मेरा बस नहीं चला कि मैं किस समाज में पैदा हूँ, परंतु मैं मरूंगा एक हिंदू होकर नहीं, किसी दूसरे धर्म में होकर ही मरूंगा। और इस बारे में इन्होंने गांधी जी से काफ़ी बात करी, और फिर इन्होंने घोषणा कर दी कि मैं मरने से पहले किसी दूसरे धर्म में जाना चाहता हूँ। और फिर जितने भी भिन्न भिन्न धर्म वाले हैं वो सब इनसे मिलने आए कि आप हमारे धर्म में ही है, हमारे धर्म में ही है। तो इन्होंने बाकायदा पूर्ण समय लेकर 3-4 साल शोध कर फिर इन्होंने पता लगाया कि कौन सा ऐसा धर्म है जिसके अंदर समानता है और भाईचारे की भावना है और क्रूरता सबसे कम है। तो फिर इन्होंने बुद्ध धर्म को ऐसा पाया, और ये 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए अपने मरने से पहले। तो इसके ऊपर इन्होंने बुक लिखी है द बुद्धा एंड हिज धम्मा 1956 के अंदर। और फिर हम देखते हैं कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा लिखा ही है, और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ये हर कोई जानता है, इन्होंने बनाया। और इसके अंदर इन्होंने सहायता ली श्री BN राव की, उन्होंने भी काफ़ी सहायता दी। और इन्होंने आर्टिकल 370 जो कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता है, उसका इन्होंने शुरू से विरोध किया, जो वर्तमान में सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया है। अब वर्तमान में 370 के कुछ प्रावधान हटा दिए गए हैं, मतलब 370 है, पर उसके जो मूल प्रावधान थे जिससे जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष अधिकार और दर्जा मिलता था वो हटा दिया गया है। और उसके साथ में 35A आर्टिकल भी हटा दिया गया है, वो भी जम्मू कश्मीर से संबंधित था, आपको याद रखना चाहिए। और अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। इसके आर्टिकल 32 के अंदर ऐसा होता है कि आपके अगर मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो आप सीधे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और आप डायरेक्ट रिट लगा सकते हैं उसके अंदर बिना किसी लोअर कोर्ट में जाए हुए। और इन्होंने यूनिवर्सल सिविल कोड जो आर्टिकल 44 के अंदर आता है उसको इन्होंने जब भी रिकमेंड किया था कि ऐसा होना चाहिए, दिन होता है। और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण कथन है संविधान को लेकर वो ये है कि आपका हाउएवर गुड ए कॉन्स्टिट्यूशन में बी, इफ़ दोज हु आर इम्प्लीमेंटिंग इट आर नॉट गुड इट विल प्रूव टू बी बैड। हाउएवर बैड ए कॉन्स्टिट्यूशन में बी, इफ़ दोज इम्प्लीमेंटिंग इट आर गुड इट विल प्रूव टू बी ए गुड। यानी कि आपका संविधान भले से कितना भी अच्छा हो, परंतु उसको जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जो उसको ज़मीनी स्तर पर लागू कर रहे हैं, अगर उनकी नीयत में खोटा है तो उस संविधान को कोई बचा नहीं सकता। मतलब वो बेकारी, उसके जो परिणाम आएंगे ज़मीनी स्तर पर वो बेकारी आने हैं। और अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन चाहे किसी ने बुरा लिखा हो, उसके अंदर कमियाँ रह गई हों, परंतु जो उसको लागू करने वाले हैं, जो सरकार है राज्य स्तर पर, जो केंद्रीय स्तर पर हैं, उनकी नीयत साफ़ है, तो जो उसके परिणाम होंगे उस संविधान के वो अच्छे आएंगे, क्योंकि ये सब कुछ नीयत के ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए नीयत साफ़ होनी चाहिए संविधान को इम्प्लीमेंट करने या फिर ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए। फिर अब हम देखते हैं कि ये सोशल ईविल क्रूसेडर थे। देखिए जो दलित थे उनके साथ काफ़ी भेदभाव होता था, तो ये उन लोगों के लिए एक योद्धा टाइप में थे। तो इन्होंने सबसे पहले काफ़ी कुछ देखा, और आपको जानकर शायद अचंभा भी हुआ कि पहले के ज़माने में जो सामान्य तालाब रहते थे, गाँव के अंदर कुएँ रहते थे, वहाँ पर जो दलित रहते हैं उनको पानी वानी नहीं पीने दिया जाता था, उनको दूर से ही वहाँ से भगा दिया जाता था, और अगर कोई पी लेता था तो उनके हाथ पांव तोड़ दिए जाते थे। और अगर आपको ये सब कहानी मेरी सुनी, अगर आपको ऐसे मिथ्या लग रही है तो आप ये सब पढ़ सकते हैं ठाकुर का कुआं, प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी के अंदर। आप उसे पढ़िए और जानिए कि ठाकुर के कुएं के अंदर कि कोई पानी कैसे नहीं भर सकता, आप उसको पढ़िए। तो इसके लिए इन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया था, और ये 20 मार्च 1927 को किया था, ताकि अनटचेबल्स जो भी पब्लिक सोर्स ऑफ वाटर उसको यूज़ कर पाएँ। और ये इन्होंने रायगढ़ ज़िले में किया था, महाराष्ट्र के राज्य के अंदर। और पूना पैक्ट 1932 के अंदर साइन किया गया। तो पूना पैक्ट के अंदर ऐसा होता है कि जब
जब अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों के अंदर भाग लेते हैं, तो 1930 से पहले ही सिखों, मुसलमानों और जो एंग्लो इंडियंस हैं उनके लिए पृथक निर्वाचन की पद्धति रहती है। तो ये चाहते हैं कि अम्बेडकर जी चाहते थे कि दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन का प्रावधान हो। तो ये वहाँ पर प्रस्ताव रखते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर, और जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड वो इनका प्रस्ताव को मान जाते हैं। और वो जो 1935 का जो ड्राफ्ट आता है भारतीय इंडियन काउंसिल एक्ट 1935, उसके अंदर दलितों को पृथक निर्वाचन दे देते हैं। 1935 से पहले, माफ़ी चाहूँगा, 35 से पहले, जब ये 32 के अंदर इनका जो गोलमेज सम्मेलन चलते हैं, जब उस टाइम पे रैमजे मैकडोनल्ड इसके लिए इनको हामी भर देते हैं कि हाँ ठीक है, और एक रिपोर्ट निकालते हैं कि हाँ भाई दलितों को पृथक निर्वाचन दिया जाए। अब जैसे ही गांधी जी को इनको पता चलता है तो गांधी जी अनशन पर बैठ जाते हैं, क्योंकि गांधी जी दलितों को हिंदुओं से अलग नहीं मानते, हिंदुओं का ही भाग मानते हैं। तो वो चाहते हैं कि दलित अगर पृथक निर्वाचन के आधार पर वोट करेंगे तो जो दलित और सवर्णों के बीच में जो खाई है वर्तमान में वो और बढ़ जाएगी, और फिर उससे दलितों के ऊपर और अत्याचार होंगे। तो इस मांग को लेकर कि भाई पृथक निर्वाचन नहीं होना चाहिए, गांधी जी यरवदा जेल के अंदर अनशन में बैठ जाते हैं। और फिर वहाँ पर इन अम्बेडकर और गांधी जी के बीच सुलह करवाने का कार्य करते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय, जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। और फिर पूना पैक्ट 1932 को साइन होता है, और इसके ऊपर साइन महात्मा गांधी के नौकर अम्बेडकर और पंडित मदन मोहन मालवीय के होते हैं। और इसके अंदर दलितों को एक निश्चित अनुपात के अंदर जो आरक्षण दिया जाता है कि सीटों के अंदर जो भी इलेक्शन होएगा असेंबली के अंदर या सेंट्रल के अंदर, उसके अंदर आपको इतना रिजर्वेशन दिया जाएगा, वैसा होता है। और जो सोशल ईविल है इसको ख़त्म करने के लिए ना आर्टिकल 17 डाला है संविधान के अंदर, उसके अंदर छुआछूत को ख़त्म किया गया है। अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की छुआछूत होती है, आपके जाति को लेकर, ना आप कहाँ से आते हैं, किस क्षेत्र से आते हैं, उसको लेकर अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भेदभाव करता है, तो आप उसके लिए सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो उसका एबॉलिशन किया गया है, और जो भी ऐसा करेगा उसको दंड भुगतना पड़ेगा। और आर्टिकल 15 जो अनइक्वलिटी रहती है क्रीड के ऊपर, कास्ट, रेस, आप कहाँ से पैदा हुए हैं, इन सबको ख़त्म किया गया है आर्टिकल 15 के ऊपर। और इसको समझने के लिए आप आर्टिकल 15 मूवी देख सकते हैं जो आयुष्मान खुराना की है। आर्टिकल 16 आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देता है, और आर्टिकल 16 के अंदर ही जिसको आप आरक्षण बोलते हैं शिक्षा के अंदर और नौकरियों के अंदर, वो है। और फिर हम जानेंगे कि इतना सब कुछ हो गया। और फिर जब 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। एक काफ़ी बड़ी जनसभा होती है जिसके अंदर लाखों में लोग बाग जो दलित लोग हैं वो बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं और बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग हिंदू धर्म के अंदर दबे कुचले महसूस करते हैं। और देखिए अब 14 अक्टूबर 1956 को ये बौद्ध धर्म में परिवर्तित होते हैं, और ये 16 दिसंबर 1956 को मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसको वहाँ पर परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस साल कनाडा की सरकार ने घोषणा करी है कि इनका बर्थडे को मतलब डे ऑफ इक्वलिटी यानी कि समानता का दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और ये जो आप फोटो देख सकते हैं, ये वहाँ का जो गजट नोटिफिकेशन है वो है, देखिए आप ये देख सकते हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है कनाडा प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया ए प्रोक्लेमेशन टू ऑल होम दिस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इक्वलिटी डे। तो कनाडा की सरकार ने ये घोषणा करी है। और मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि इस बार जो अम्बेडकर जी का जो जन्मदिवस है 14 अप्रैल को जो आज है, तो ट्विटर ने भी एक कैंपेन चला रखा है जिसको बोलते हैं दलित हिस्ट्री मंथ 2021 के अंदर चला रखा है। तो आपसे अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाए कि दलित हिस्ट्री मंथ किस प्लेटफॉर्म ने अभियान चला रखा है, तो उसका नाम ट्विटर है। और फिर जो बाबा साहब अम्बेडकर की सबको जो सीख है, उनका यही कहना है कि आप पढ़िए, संगठित होइए और जो भी अपने अधिकार हैं उसके लिए लड़िए, लड़िए मतलब शांतिपूर्ण आंदोलन करिए, एजिटेट करिए, ये उनका कहना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। दोस्तों हमारा ये अम्बेडकर जी के ऊपर ये जो हमारा लेक्चर था यहीं पे ख़त्म होता है। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इस यूट्यूब चैनल से जाने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कम से कम लाइक करें, ताकि हम लोग लाइक मतलब एक तरीके से आपका यहाँ पे अटेंडेंस हो गया। और जब आप लाइक करेंगे तो थोड़ा हमें प्रोत्साहन मिलता है। और आप इस सूचना को मतलब आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ पे, और जितने भी हैं आप अपने यूट्यूब पे शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, क्योंकि
मुझे लगता है कि अम्बेडकर जी के बारे में जो आप लोग सोचते हैं उससे थोड़ा अलग सूचना आपको मिली होगी आज, वरना अधिकतर 90% लोग ऐसे सोचते हैं कि वो दलितों के नेता थे, परंतु वो दलितों के नेता ना होकर सबके नेता थे। जैसे कि देखिए, उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया, लेबर्स के लिए काम किया और इकोनॉमिक्स के अंदर काम किया, परंतु कई लोग बाग उनको एक वर्ग विशेष का नेता ही मानकर बैठ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अम्बेडकर जयंती मनाइए। धन्यवाद दोस्तों।